अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ रियाद आजिज़। प्रोग्राम है दी पल्स। नाज़रीन, दहशत गर्दी का सिलसिला मुल्क में जारी है और वक्तन फ़वक्तन दहशत गर्दी के वाक़यात होते रहते हैं। गुज़िश्ता दिनों कोयटा में एक दहशत गर्दी का बड़ा वाक़या हुआ जिसमें एक बहुत बड़ा नुकसान हुआ। वकला बरादरी के हवाले से अगर बात की जाए, उनके बहुत सारे साथी चले गए और जो टॉप एलीट थी उनकी लीडिंग, ख़ास तौर से कोयटा में या बलूचिस्तान के हवाले से बात करें तो वो उसके अंदर शहीद हो गए। ये बहुत बड़ा नुकसान था पाकिस्तान का। यकीनन ये दहशत गर्दी को काउंटर करने के लिए भी कोशिशें की जा रही हैं और इस सिलसिले में जो भी हुकूमत कर सकती है कर रही है। नैब का सरबरा, नैब को चलाने की ज़िम्मेदारी अब यानी नेशनल एक्शन प्लान पर अमल दरामद की ज़िम्मेदारी नासिर जंजुआ को दे दी गई है। जनरल नासिर जंजुआ कोयटा में भी रहे, सदर्न कमांड के हवाले से उनका एक बड़ा नाम बना। उन्होंने वहाँ बहुत बेहतर पोजीशन बनाई और दहशत गर्दी पे बहुत हद तक उन्होंने काबू पाया, दहशत गर्दों को बड़ी हद तक एलिमिनेट किया वहाँ। अब वो एक अहम ज़िम्मेदारी के साथ सामने हैं और यकीनन ये जो ज़िम्मेदारी है वो माजी की तरह उसको बेहतर तरीके से निभाएंगे। जो अहम वाक़या है कोयटा का दहशत गर्दी का, मैं आज के प्रोग्राम में इसी ताल्लुक़ से बात करूँगा। और 11 जो दहशत गर्द थे उनकी सज़ाए मौत की तौसीक़ कर दिया जनरल राहिल शरीफ ने। मैं इस पर भी बात करूँगा कि ये यकीनन एक मैसेज तो जाता है वहाँ तक कि जो दहशत गर्द हैं या दहशत गर्दी में इन्वॉल्व हैं या गैर मुल्की एजेंसियाँ हैं वो पाकिस्तान में अपने एजेंटों के ज़रिए दहशत गर्दी करवा रही हैं, उन तक एक मैसेज तो जाता है कि अगर आप करेंगे तो फिर हम आखिरी हद तक जाएंगे और फिर आपका बंदा फिर ज़मीन पे नहीं रहेगा, दुनिया में नहीं रहेगा, उसको हैंग कर दिया जाएगा। इबरतनाक होता है यकीनन ये सिलसिला और इबरत के लिए ही ये सज़ाएँ दी जाती हैं। मैं आज के प्रोग्राम में इसी ताल्लुक़ से बात करूंगा कि दहशत गर्दी पर हम किस हद तक काबू पा सकते हैं और पा लिया है, और कोयटा के वाक़े से हम अपनी बात को शुरू करेंगे। मेरे साथ आज के प्रोग्राम में गुफ्तगू करेंगे जनाब खालिद जावेद साहब। ये सिंध हाई कोर्ट के सदर हैं बार एसोसिएशन के। बहुत शुक्रिया खालिद जावेद साहब। और मेरे दूसरे मेहमान हैं यासीन आज़ाद, साबिक़ सदर हैं सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के। बहुत शुक्रिया सर आपका तशरीफ़ लाने का। खालिद जावेद साहब, पहले तो जो वाक़या कोयटा के हवाले से हुआ, बहुत बड़ा ये अलमिया सानहा पाकिस्तान के हवाले से, आप उस दिन वहाँ पहुँचे भी, क्या देखा सर आपने वहाँ जाकर? कितना बड़ा नुकसान हुआ है वकला बरादरी को? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कोयटा का जो वाक़या है 8 तारीख का इसी महीने की, वो इतना दर्दनाक है कि जब हम लोग वहाँ पहुँचे हैं तो जो हमने मनाज़र देखे हैं वो इतने ज़्यादा दर्दनाक थे कि हमने देखा कि हर शख्स की आंख अश्कबार थी। यासीन आज़ाद साहब और मैं, हमारे 2 साथी और थे। हम लोग जब 8 तारीख को हादसा का हमने सुना जब, तो हम फौरी तौर पे पहली फ़्लाइट से कोयटा पहुँचे। एयरपोर्ट से उस वक्त बहुत सारे ज़ख्मियों को C-130 में कराची शिफ्ट किया जा रहा था। उनको देखा, उनकी हालत जो है इस कदर ख़राब थी, ज़ख्मों से वो चूर चूर थे। उसके बाद CMH हॉस्पिटल में गए। उसके बाद हम जो फैमिलीज़ हैं उनकी, जो मरने वाले हैं, उनके घरों पे गए। इस वाक़े में मैं आपको बताऊं कि 64 वकला जो हैं वो शहीद हुए हैं उस वक्त तक की इतला के मुताबिक, और इसके अलावा तकरीबन 100 से ज़्यादा ज़ख्मी हुए थे इस हादसे में। और वकला के अलावा 2 जो हैं वो मीडिया के लोग भी थे जो अपने फ़राइज़ अंजाम दे रहे थे उस वक्त वहाँ पर, और वो भी शहीद हुए हैं। इसके अलावा दूसरे लोग भी शहीद हुए हैं। देखिए, अर्ज़ ये है कि ये वाक़या इतना मुनज़्ज़म है कि पहले उन्होंने कोयटा बार के सदर बिलाल साहब को पहले तो उनको शहीद किया। उसके बाद एक नेचुरल सा वो उसका रिएक्शन होना था कि तमाम जो वकला हैं उन सब ने जमा होना था, और जमा होकर उनको सिविल हॉस्पिटल लेकर गए। और सिविल हॉस्पिटल में जैसे वो लोग पहुँचे और एक बड़ी तादाद वहाँ जमा हो गई, तो ऐन मंसूबे के मुताबिक वहाँ पे ब्लास्ट किया गया, जिसकी वजह से इतनी बड़ी तादाद में वकला शहीद हुए हैं और दूसरे लोग शहीद हुए हैं कि जिसकी मिसाल ये मनसूबाबंदी थी। ये तो आपके ख्याल में मनसूबाबंदी वकला को टारगेट करने की, इसके पीछे मकासद क्या हो सकते हैं, क्या आप समझते हैं? देखिए, वकला जो हैं, एक लंबी तारीख़ है वकला की। वकला ने हमेशा मुल्क में जमहूरियत की बहाली, जमहूरियत को कायम दायम रखने के लिए जद्दोजहद की है। अदलिया, एक आज़ाद अदलिया के लिए जद्दोजहद की है। आइन की हुक्मरानी के लिए जद्दोजहद की है। और वकला ने ये तारीख़ है कि कभी किसी डिक्टेटर का साथ नहीं दिया, बल्कि उन्होंने चाहे जमहूरियत कितनी ही लंगड़ी लूली क्यों ना हो, वकला ने हमेशा जमहूरी अदारों को पनपने का मौका दिया है, उनका साथ दिया है।
इस मामले में इस मकसद को हल करने के लिए इससे पहले वकला ने बेशुमार कुर्बानियाँ दी हैं। 12 मई का वाक़या हो या इवन कोयटा में भी इससे पहले 2 वाक़यात हो चुके हैं जिसमें वकला को शहीद किया गया। तो वकला के ऊपर जो ये हमला किया गया है, हम समझते हैं एक तो ये इसकी जो इंटेलिजेंस है, इंटेलिजेंस का कंप्लीट फेल्योर है, और दूसरा हम समझते हैं ये अदालती निज़ाम को और अदलिया को और वकला को नुकसान पहुँचाकर अदलिया, पाकिस्तान की अदलिया को, अदालती निज़ाम को कमज़ोर करने की कोशिश है। ठीक है, यासीन आज़ाद साहब, पूरी टॉप एलीट उड़ा दी उन्होंने वहाँ पर कोयटा में, और जितने भी वकला थे, अहम तरीन जो रहनुमा थे वकला बरादरी के, उसमें वो शहीद हो गए। क्या समझते हैं आप, किसने ये इस तरह के वाक़यात में, ज़ाहिर है कि दहशतगर्द तो करते हैं, लेकिन इसके पीछे जो इनसे सवाल किया मैंने उसी को आगे बढ़ा रहा हूँ कि मकासद क्या, कि सिर्फ वकला को टारगेट करना ही मकसद था या दहशतगर्दी फैलाना भी मकसद था? देखिए, पहली बात यह है कि मेरे नज़दीक 8 अगस्त का दिन पाकिस्तान की तारीख़ का एक स्याह-तरीन दिन है, और उस दिन जो कुछ कोयटा के अंदर हुआ, और जिस तरह खालिद जावेद साहब ने बताया कि जब हम कोयटा पहुँचे तो वहाँ की सूरत-ए-हाल इतनी तशवीशनाक थी कि जब वक्तन फ़क्तन हमने इधर उधर जाना शुरू किया तो हमें भी ये बात कही गई कि कोयटा के हालात ऐसे हैं, बेहतर यही है कि आप अपनी मूवमेंट को महदूद कर दें। तो बहरहाल मूवमेंट को महदूद करने का क्वेश्चन ही नहीं था, चूँकि ये 65 के करीब जो हमारे वकील शहीद हुए, इसमें हमारे बलूचिस्तान बार काउंसिल के वाइस चेयरमैन कायर शाह, डिस्ट्रिक्ट बार के प्रेसिडेंट बिलाल कांसी, और बाज मोहम्मद काकर जो हमारे साबिक सदर थे बलूचिस्तान हाई कोर्ट बार के। तो इन तीनों के अलावा डॉक्टर मालिक के घर की सूरत-ए-हाल देखें कि उनका नौजवान बैठा जो एक बैरिस्टर था, और उनके फैमिली के 6 वकील। तो उस जिस घर से 7 लाशें एक साथ उठी हों, आप अंदाज़ा कर सकते हैं कि क्या सूरत-ए-हाल हुई होगी। बात दरअसल ये है कि जिस तरह खालिद जावेद साहब ने कहा, मैं एक बात कहता हूँ कि हुकूमत वक्त को ये पता था कि जब बलूचिस्तान डिस्ट्रिक्ट बार के प्रेसिडेंट को टारगेट किलिंग में शहीद किया गया और उनकी डेड बॉडी को लेकर आप अस्पताल गए, तो आपको ये बात मालूम थी कि वहाँ वकला की एक बड़ी तादाद होगी। तो अगर एहतियाती तदाबीर ले ली जाती तो मुमकिन है ये सूरत-ए-हाल पैदा न होती। आप समझते हैं कि इसमें गवर्नमेंट का फेलियर है कहीं ना कहीं? काफ़ी हद तक खालिद भाई ने कहा, जिस तरह बिल्कुल 100% है, क्योंकि जब आपको पता था कि बार का एक आला ओहदे से ताल्लुक़ रखने वाला आदमी की डेड बॉडी वहाँ पहुँची है और वकला की एक बड़ी तादाद भागी हुई हॉस्पिटल की तरफ जा रही थी, तो हुकूमत वक्त को, बलूचिस्तान की हुकूमत को उस वक्त ये सोचना चाहिए था कि इस टाइप का कोई इंसिडेंट हॉस्पिटल के अंदर ना हो जाए। तो अगर वो एहतियाती तदाबीर उठा लेते तो मुमकिन है सूरत-ए-हाल अदरवाइज़ होती। आपने अगर वो वीडियो देखी हो, जी देखिए, तो वीडियो में जाहिर है कि वो तो हम टेलीविजन पे नहीं चला सकते। 12-13 साल का बच्चा जो था, वो बाकी वकला ही की तादाद थी, लेकिन वो बच्चा अकेला वहाँ खड़ा था। ठीक है, जो इसकी मूवमेंट के बाद ये धमाका हो गया। ठीक है। तो वजह यह है कि वक्तन फ़क्तन आपने देखा होगा कि बलूचिस्तान हो या कराची हो, हमारे यहाँ जो लॉ इन्फोर्सिंग एजेंसी के हेड हैं, उन्होंने कहा, जब वो कहते हैं कि कराची में अमन हो गया, बलूचिस्तान में अमन हो गया, उसके नेक्स्ट डे कोई ऐसा वाक़या हो जाता है जो इस बात का मैसेज देता है उनको कि जो आप क्लेम कर रहे हैं कि अमन हो गया, वो बात गलत है। तो जो क्वेश्चन आपने किया कि इसका बैकग्राउंड क्या है, तो मैं खालिद जावेद साहब से 100% एग्री करता हूँ कि दहशत जब फैलाई जाती है, और स्पेशली 14 अगस्त का दिन बिल्कुल नहीं, इसमें मैं एक और सवाल आपसे कर लूँ, बल्कि दोनों से कर लूँ, कि कुछ वकला के बारे में, ख़ास तौर से बिलाल साहब के बारे में ये कहा गया कि वो कोई ऐसे केसेस लड़ रहे थे कि जो कुछ वहाँ पर जो है वो कुछ हलकों को पसंद नहीं था कि वो उसके केसेस लड़ें। ये किस हद तक? देखिए, केसेस का जहाँ तक ताल्लुक है, हमारी प्रोफेशनल ड्यूटी है कि जो आदमी भी आपको इंगेज करेगा, आप उसके वकील बन के आपने प्रोसीडिंग करनी है, इस बात की परवाह किए बगैर कि उसका ताल्लुक किससे है किससे नहीं है। तो वकील को अपनी प्रोफेशनल ड्यूटी से रोकने का मकसद ये हो गया कि आप ख़ुद ये चाहते हैं कि किसी को फेयर ट्रायल का मौका ना दिया जाए,
और आइनी रिक्वायरमेंट जो है आर्टिकल 10A की जो रिक्वायरमेंट है, नहीं, क्या ये वकील की जिम्मेदारी नहीं है कि वो केस लेते वक्त ये पूछे या ये अपने तौर पर वो देखे कि यार ये आदमी ऐसा है कि जो वाकई क्रिमिनल है या दहशतगर्द है, इसका केस मैं ना लूँ सिर्फ इसलिए कि उसकी प्रोफेशनल ड्यूटी है और वो केस वो ले ले? नहीं देखें, ये तो अजीब सी बात नहीं है आपके देखें ख्याल? बात ये है कि डिफेंस हर अक्यूज़ का हक है, और अगर मिसाल के तौर पर ए या बी एग्री नहीं करता कि मैं इसका वकील बनूंगा, सी बन जाएगा, डी बन जाएगा, इसको तो आप बिल्कुल नज़रअंदाज नहीं कर सकते। हमारा मैं यही पूछ रहा हूँ ना सर आपसे, मैं इनसे भी पूछ इनसे भी यही मैं पूछ रहा हूँ कि क्या वकील की जिम्मेदारी नहीं है केस लेने से पहले वो इस तरह के केसेस को देखे कि ये मैं नहीं लड़ सकता, इसमें मुझे नहीं लड़ना चाहिए, ये मेरे मुल्क के ख़िलाफ़ है, या ये मेरी जो पूरी बरादरी है उसकी जो एक ज़ाब्ता अखलाक है उसके ख़िलाफ़ है? कोई इस तरह का है आपका सिलसिला? होना चाहिए अगर नहीं है तो? देखिए, सबसे पहले अगर हम इस्लामी असूलों की बात करें तो वहाँ भी किसी को सफाई का मौका दिए बगैर, दिफा का मौका दिए बगैर सज़ा देने का कोई तसव्वुर नहीं है। इसी तरह हमारे आइन में, हमारे कवानीन में ऐसा कोई तसव्वुर नहीं है कि कोई कितना ही बड़ा जुर्म क्यों ना सरजद किया हो किसी ने, उसको सफाई का मौका दिए बगैर, उसको दिफा का मौका दिए बगैर उसको सज़ा नहीं दी जा सकती। अब जहाँ तक ये रही बात कि वकील को उस केस को लेने से पहले इनकार कर देना चाहिए, देखिए वकील के पास जब क्लाइंट आता है तो वो जो कुछ बताता है, वकील के पास कोई ऐसा रीज़न नहीं होता कि वो अपने क्लाइंट की बात को डिसबिलीव करे। कोई आगे ये नहीं कहता कि मैंने ये जुर्म किया है। दूसरी बात यह है, जैसे यासीन आज़ाद साहब ने कहा कि ये ज़रूरी नहीं है कि अगर एक वकील इनकार करेगा तो दूसरा उसको एक्सेप्ट नहीं करेगा। तीसरी बात यह है कि पाकिस्तान बार कौंसिल एक्ट में ऐसी कोई जगह नहीं है, ऐसी कोई पाबंदी नहीं है, बल्कि ऑन द कंट्री ये है कि कोई वकील किसी ज़ाती वजूहात की बिना पे या इस तरह की किसी वजह से किसी को इनकार नहीं कर सकता। इसलिए इनकार का मतलब ये है कि आप इंसाफ की राह में रुकावट बन रहे हैं, आप किसी को सफाई का मौका दिए बगैर दिफा के हक़ से महरूम कर रहे हैं, और जो किसी भी सूरत में जो है वो पसंद नहीं की जाती बात। लिहाजा वकील की ड्यूटी जो है वो तो उसने पूरी करनी है। अब जहाँ तक कोयटा वाले वाक़या का ताल्लुक़ है, मैं नहीं समझता कि अगर उसने किसी दहशतगर्द का केस, खुदा न खास्ता या बिल फ़र्ज़ करते हैं कि दहशतगर्दी का केस लिया है, तो दहशतगर्द का केस लेके दहशतगर्द तो उसको नहीं मारेगा ना। बात तो ये, वाक़या अगर उसने केस लिया है तो उसकी शहादत तक उसको ख़त्म हो जाना चाहिए। बाकी जो 64 या 66 या 65 वकला जो शहीद किए हैं वो तो उस केस से मुलव्वस नहीं थे, उस केस में मुलव्वस नहीं थे। तो ये मेरा ख्याल ये है कि ये कहना कि उसको इसलिए शहीद किया गया कि उसके पास कुछ केसेस थे, ये बात समझ में नहीं आती। ये तो वकला की एज ए होल कम्युनिटी के ऊपर हमला था, जिसकी हम जितनी भी मजम्मत करें कम है। ये कम्युनिटी पे हमला है। अच्छा, ये बताइए कि ये डिसीजन लिया आर्मी चीफ ने, आज ही की खबर है, बहुत बड़ी खबर है कि 11 दहशतगर्द जिनको सज़ाए मौत हो चुकी है फ़ौजी अदालतों से, उनकी सज़ाए मौत की तौसीक़ कर दी। 11 जो उसमें दहशतगर्द शामिल हैं, मुख्तलिफ उसके अंदर तंजीमों के लोग हैं। ये बताइए आप कि ये जो फ़ौजी अदालतों से इस तरीके के डिसीजन आ रहे हैं, ये किस हद तक कानूनी दायरे में होते हैं, और आप समझते हैं कि ये कंटिन्यू रहना चाहिए दहशतगर्दों को मैसेज देने के लिए? देखिए, एक सिविलाइज सोसाइटी में ये बात बहरहाल कभी पसंद नहीं की जाती कि जो सिविल अदालतें हैं उनको छोड़कर कोई फ़ौजी अदालतें कायम की जाएं और उसमें सिविलियन के केसेस चलाए जाएं, क्योंकि फ़ौजी अदालतों का जो कार्रवाई होती है, जो प्रोसीडिंग्स होती हैं, वो उस तरह नहीं होती जिस तरह के सिविल अदालतों में होती हैं। या ये कह लीजिए कि फ़ौजी अदालतों में जो मुल्ज़मान के ख़िलाफ़ ट्रायल होता है, उनको उस हद तक या उस अंदाज से या उतना मौका नहीं दिया जाता दिफा का जितना कि आम सिविल अदालतों में या क्रिमिनल अदालतों में दिया जाता है। वहाँ उनका एक अपना प्रोसीजर है, उस प्रोसीजर के मुताबिक वो चलते हैं, और उस प्रोसीजर के मुताबिक अगर सज़ाए मौत किसी को दी गई है तो उसकी तौसीक़ जो है वो आर्मी चीफ करता है। लिहाजा ये जो ख़बर है कि 11 जो मुजरम थे, जो मुल्ज़मान थे, जिनके ख़िलाफ़ फ़ौजी अदालतों में ट्रायल हुआ,
उनकी सज़ाए मौत की तौसीक आर्मी चीफ ने कर दी। ये तो पाकिस्तान आर्मी एक्ट 1952 जो है उसके ऐन मुताबिक है। एक्ट से आप इख्तलाफ कर सकते हैं, आइनी तरमीम से आप इख्तलाफ कर सकते हैं, लेकिन प्रोसीजर के मुताबिक तो बात इसी तरह ठीक बनती है। अच्छा सर, आप बताइए यासीन आज़ाद साहब कि ये अदालतें अपना काम कर रही हैं, फ़ौजी अदालतें हैं, और वो इसके लिए ज़रूरी है कि आप जब दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ जंग लड़ रहे हैं, दहशतगर्दों के ख़िलाफ़ जंग लड़ रहे हैं, तो उनको कोई मैसेज आपकी तरफ से, इंतज़ामिया की तरफ से, हुकूमत की तरफ से, फ़ौज की तरफ से भी जाना चाहिए। तो ये एक मैसेज तो जाता है दहशतगर्दों को। अब अगर हम इस पर उलझ जाते हैं कि ये फ़ौजी अदालतें होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए, ये कितना दुरुस्त अमल है आपके ख़्याल में? देखिए, आपके सवाल के जवाब से पहले इस तरह आपने वकीलों के मतलब कहा, कोयटा के इस इंसिडेंट के 2 दिन के बाद शरीयत कोर्ट के जज पे भी अटैक हुआ और उनके जो गार्ड वगैरह ज़ख्मी हुए, लेकिन वो बच गए। तो दहशतगर्द का मकसद ये होता है कि सोसाइटी के ऐसे लोगों को टारगेट बनाया जाए जिससे अमन अमान की सूरत हाल ज़्यादा ख़राब हो और लोगों के अंदर एक दहशत फैले। तो वो एक उनका अपना कंसेप्ट है तरीक़ाकार का। दूसरी बात, जो सवाल आपने किया उसका जवाब मेरे नज़दीक ये है कि जहाँ तक मेरी अपनी ज़ाती राय का ताल्लुक है, मैं शुरू से मिलिट्री कोर्ट के ख़िलाफ़ रहा और हूँ, लेकिन चूँकि अदालत आलिया ने, अदालत उज़्मा ने मिलिट्री कोर्ट को 2 साल के लिए वैलिडेशन दिया और उन्होंने कहा कि मिलिट्री कोर्ट जायज़ हैं, और जब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के मेजॉरिटी जज साहिबान ने ये जजमेंट दे दिया तो ज़ाहिर है कि मिलिट्री कोर्ट को एक हैसियत से ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने तस्लीम कर लिया कि मिलिट्री कोर्ट का जो कंसेप्ट है वो अपनी जगह पे सही है। लेकिन मैं अमूमन एक बात कहता हूँ, और अब भी आज के आपके प्रोग्राम के भी हवाले से कहूँगा कि वक्तन फ़वक्तन आपने देखा होगा कि मिलिट्री कोर्ट ने जो सज़ाएँ दी, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ने उनको इंडोर्स किया। इंडोर्स करने के बाद मैं ख़ुद आपके चैनल के हवाले से आपसे पूछूंगा कि कितने लोगों के अंदर खौफ आया, डर आया कानून का, और उसके बाद जो इंसिडेंट होना पाकिस्तान में बंद हो गए, वो नहीं हुए, वो आज भी हो रहे हैं। तो इसका मकसद ये है कि क्या जो भी मुजरिम हो या जो सज़ा जिनको हो जाए तो उस पर अमल दरामद ही ना किया जाए, या तो सज़ा ही ना दी जाए कि क्योंकि खौफ नहीं प्रिवेल हो रहा, खौफ नहीं आप लोगों में बढ़ा पा रहे, तो इसलिए आप सज़ा ही ना दें। तो ये दलील, ये जवाब ठीक है आपके ख्याल में? सज़ा के मुतालिक मेरा अपना कंसेप्ट ये है कि जब हमारे कोर्ट, मैं कोर्ट की बात करता हूँ, मिलिट्री कोर्ट के हवाले से बात नहीं करता, जब किसी आदमी को सज़ाए मौत दे देता है, इसका मतलब ये नहीं हुआ कि इस 2 साल के पीरियड में वक्तन फ़वक्तन सिविल कोर्ट ने भी जिन लोगों को सज़ाए मौत दी थी, आपने उनको फांसी पे लटकाया है ना। तो सज़ाए मौत का जजमेंट देना अदालत का काम है, उसको इम्प्लीमेंट करना एग्जीक्यूटिव का काम है। मैं ये कहता हूँ कि जब कोर्ट से केस फाइनल हो जाए और ये साबित हो जाए कि ये आदमी को सज़ाए मौत होनी चाहिए, तो एग्जीक्यूटिव की ये ड्यूटी है कि उसको इम्प्लीमेंट करे। इम्प्लीमेंटेशन पे मेरा कोई इतराज़ नहीं है। ठीक है। जो क्वेश्चन आपने किया, मैं मज़ीद इस पर बात करता हूँ। नाज़रीन, एक छोटे से ब्रेक के बाद हम बात करते हैं कि फ़ौजी अदालतें, यकीनन ये एक मैसेज जाता है दहशतगर्दों को कि पाकिस्तान में इंतज़ामिया भी है, हुकूमत भी है, फ़ौज भी है, और वहाँ पर एक निज़ाम भी है, और उस निज़ाम के ख़िलाफ़ जो भी चलेगा उसका ये हशर होगा, या दहशतगर्दी जो भी करेगा उसको हैंग कर दिया जाएगा। ये एक माकूल सी बात है, लेकिन ये फ़ौजी अदालतों का ज़ाहिर है कि 2 साल का टेन्योर, इसमें इजाफ़ा होना चाहिए कि नहीं, एक ब्रेक के बाद बात करते हैं। मैं एक दफ़ा फिर प्रोग्राम में आपका खैर मकदम करता हूँ। खालिद जावेद साहब, जो मुल्क के हालात हैं, जिस तरह दहशतगर्दी मुल्क में हो रही है, उसको ज़ाहिर है कि काउंटर तो कोई ना कोई कर रहा है और करना भी चाहिए। तो क्या आपके ख़्याल में मौजूदा जो हालात हैं मुल्क के, इसके पेश नज़र एक्सटेंशन होनी चाहिए फ़ौजी अदालतों को? देखिए, बुनियादी तौर पे तो हम फ़ौजी अदालतों को अप्रूव नहीं करते बहैसियत एक लॉ स्टूडेंट के, लेकिन जैसे यासीन आज़ाद साहब ने फरमाया कि पहले पार्लियामेंट ने आइन में तरमीम की, उस तरमीम को चैलेंज किया गया, उस चैलेंज को सुप्रीम कोर्ट ने मेंटेन किया उस तरमीम को,
लिहाजा अब जो है वो लॉ बन गया। जब सुप्रीम कोर्ट ने डिक्लेयर कर दिया तो अब वो लॉ है, लॉ के इम्प्लीमेंटेशन होनी है। लेकिन मैं ये कहता हूँ कि वही काम जो मिलिट्री कोर्ट कर रही है, वही काम जो है वो हमारी दूसरी अदालतें क्यों नहीं कर सकती। उनके पास वो तमाम सहूलत, उनके पास वो तमाम कॉम्पिटेंसी है कि जिसकी बुनियाद पर वो कितने ही ख़तरनाक मुजरम क्यों ना हों उनको सज़ा दे सकते हैं, प्रोवाइडेड कि आप उनको भी उसी तरह सिक्योरिटी फ़राहम करें जिस तरह से आप मिलिट्री कोर्ट्स को सिक्योरिटी फ़राहम करते हैं। लिहाजा मैं ये समझता हूँ कि बजाय इसके कि हम नए नए तजुर्बात करें, मिलिट्री कोर्ट्स बनाएं, उसकी बजाय जो हमारी अदालतें मौजूद हैं उन्हीं को मज़ीद स्ट्रेंथन किया जाए, उनको प्रॉपर सिक्योरिटी दी सर जाए। ये बात तो सुप्रीम कोर्ट देखिए जी, वहीं से तो उसको वैलिडेशन मिली है ना, आप खुद कह रहे हैं। तो अगर वहाँ से उसको एक अप्रूवल मिल गया है तो फिर आप कैसे, किस बुनियाद पे उसकी मुखालफत करेंगे? देखिए, अर्ज़ ये है कि ये तरमीम जो है ये कहा गया कि 2 साल तक रहेगी, 2 साल के बाद ये खुद ख़त्म हो जाएगी, चूँकि मुद्दत दे दी उसमें। ठीक है, देखना ये है कि इन 2 सालों में ये कोर्ट्स बनाने की वजह से जो दहशत गर्दी है वो किस हद तक कम हुई, वाक़यात किस हद तक कम हुए, हादसात किस हद तक कम हुए। अगर तो वो उसका जो रिकवरी का रेट है वो बहुत मुनासिब हद तक ऊपर जाता है तो फिर तो कोई जस्टिफिकेशन समझ में आती है। लेकिन पैदर पे आप देखें कि वाक़यात तो हो रहे हैं, दहशत गर्दी के वाक़यात तो हो रहे हैं, कभी पेशावर में हो रहे हैं, कभी कराची में हो रहे हैं, कभी इस्लामाबाद में हो रहे हैं, कभी कोयटा में हो रहे हैं। तो जब वाक़यात भी उसी तरह होने हैं, जब शहादतें भी उसी तरह होनी हैं, तो फिर मिलिट्री कोर्ट बनाने का कोई जवाज़ नज़र नहीं आता। फिर जो है हमारी जो आम अदालतें हैं उन्हीं को हमें मज़ीद मजबूत करना चाहिए, जो आइन और कानून के मुताबिक बनती हैं और आइन और कानून के मुताबिक वो अपनी कार्रवाई करते हैं। नहीं तो इसमें आप मुझे ये बताइए ना कि वो अदालतें जिनका आप जिक्र कर रहे हैं कि उनको प्रोटेक्शन नहीं है, आप कह रहे हैं कि प्रोवाइडेड कि उनको जजेस को और उन अदालतों को उसी हद तक प्रोटेक्शन दी जाए जैसे मिलिट्री कोर्ट्स को दी जाती है। तो ये अगर सिलसिला इस तरह नहीं होता है तो उन हालात में जजेस जो है वो फैसला नहीं करते हैं। आपके चीफ जस्टिस ऑफ सिंध हाई कोर्ट के बेटे को अगवा कर लिया गया और वो एक मैसेज दिया गया कि आप जो है वो अगर इस तरह करेंगे तो हम आपके ख़िलाफ़ इस तरह कार्रवाई कर सकते हैं। मैसेज तो दिया गया, यानी जो अदम तहफ़्फ़ुज़ है उसका एहसास तो दिलाया गया। ये अलग बात है कि वो डरे नहीं उससे, वो खड़े रहे। लेकिन ऐसे कितने जजेस कर सकते हैं आपके ख्याल? देखिए, मसले का हल मसले को जड़ से उखाड़ फेंकने में है। मसले का हल ये नहीं है कि फाउंडेशन बुनियाद तो वहीं रहे और आप ऊपर ऊपर से उसको पेंट पॉलिश करते रहें। मसला इस तरह हल नहीं होगा। जो हमारी अदलिया है, जो हमारा आइन है, जो हमारे कवानीन हैं, उनको मजबूत बनाने की ज़रूरत है। उनके होते हुए हम अलहदा से नए नए तजुर्बात करेंगे तो आप यकीन कीजिए इस तरह से मसला हल नहीं होगा। इन्हीं अदालतों से जो ऑलरेडी आइन और कानून के मुताबिक बनी हैं यही फ़ैसले करेंगी तो मसला हल होगा। मिलिट्री कोर्ट से मसला हल नहीं होगा। अगर मिलिट्री कोर्ट से मसला हल होता तो 2 साल में यहाँ अमन अमान कायम हो जाता, यहाँ कोई मौत ना होती, यहाँ कोई दहशतगर्दी ना होती। ठीक है यासीन आज़ाद साहब, नेशनल एक्शन प्लान के तहत एक उसका नुक्ता ये भी है कि सज़ाए मौत जिनको दी गई है उस पर अमल दरामद आप फौरी तौर पर करें, नहीं हो रहा, लेकिन मिलिट्री कोर्ट तो कर रही है। तो ये डिफरेंस आपको आप महसूस नहीं करते कि ये पॉजिटिव है? नहीं, प्रॉब्लम ये है कि इसमें सबसे मेन चीज़ जो आपको नोट करनी है कि सिविलियन जो पकड़े जा रहे हैं उनका ये ट्रायल जो मिलिट्री कोर्ट के अंदर हो रही है और मिलिट्री कोर्ट जब उनको सज़ाए मौत देती है तो आप उसको इम्प्लीमेंट भी करते हैं। यही ऑफेंस अगर कहीं उस साइड से हो तो फिर आप उसको सिविल कोर्ट में लाके सज़ा देंगे तो उसको शायद इम्प्लीमेंट करना आपके लिए मुश्किल हो जाए। ये कंसेप्ट आपको लोगों के जहन से ख़त्म करना पड़ेगा कि फ़ौज पाकिस्तान जो हमारी अपनी फ़ौज है वो एग्जेक्टिव का एक हिस्सा है, उसको आप एग्जेक्टिव के दायरा कार से बाहर निकाल के ये साबित करने की कोशिश करते हैं कि फ़ौज पाकिस्तान के इख्तियारात आम नहीं सर, मेरा सवाल आपने सुना नहीं है, मैं रिपीट कर देता हूँ अपना सवाल। सर मैं आपसे ये पूछ रहा हूँ कि जब आपकी अदालतों से सज़ा याफ्ता मुजरिम उसकी सज़ाए मौत पर अमल दरामद नहीं हो रहा, लेकिन दूसरी तरफ हम देखते हैं कि जो मिलिट्री कोर्ट है उसमें अगर सज़ा दी गई है वहाँ अमल दरामद हो रहा है,
तो ये डिफरेंस अगर है तो वो बेहतर नहीं है कि जो मुजरिम साबित हो गया उसके ऊपर अमल दरामद करके उसको। वो डिफरेंस इसलिए मैं नहीं कहता कि नेशनल एक्शन प्लान का जब आने के बाद जब मामला आया तो जो सिविल कोर्ट ने वक्तन फ़वक्तन लोगों को सज़ाए मौत दी थी उसको इम्प्लीमेंट किया गया और उनको सज़ाए मौत दी गई और एग्जीक्यूटिव ने इस बात को किया। अब जो चीज़ जिस चीज़ की तरफ आप इशारा करते हैं कि ज़ाहिर है कि वो जो प्रोसीडिंग होती है, मिलिट्री कोर्ट जब किसी को सज़ाएँ देता है तो उसकी तौसीक चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ करते हैं और उसके बाद आप उनको सज़ाए मौत दे देते हैं। अब यहाँ मेरे नज़दीक जो एक डिफ़िकल्टी आ रही है कि यहाँ मेरे ख़्याल में हमारी एग्जीक्यूटिव की कमज़ोरी समझ लें या कुछ और समझ लें कि ख़ुद एग्जीक्यूटिव इस बात को तस्लीम करना शुरू कर देती है कि शायद वो जो इदारा है जो एग्जीक्यूटिव का एक हिस्सा है, एग्जीक्यूटिव के कंट्रोल में है, वो एग्जीक्यूटिव से कोई अबव चीज़ है जिसकी वजह से वो अपने जो है ना कानून को इम्प्लीमेंट करते हैं। सवाल ये नहीं पैदा होता, सवाल ये पैदा होता है कि जो कवानीन बनाए गए, जिन कवानीन के मुताबिक लोगों को सज़ाए मौत दी जाती है, वो अगर आर्मी भी उसको इम्प्लीमेंट करती है तो वो एग्जीक्यूटिव का हिस्सा है, एग्जीक्यूटिव भी करती है। और एग्जीक्यूटिव से मतलब यह है कि जो लोग इन चीज़ों को कंट्रोल करते हैं वही लोग करते हैं। लिहाजा इसका क्रेडिट सिर्फ ये देना कि जी उनकी वजह से ये सज़ाए मौत हो गई, मैं उससे एग्री नहीं करता। इसमें सर एक और सवाल जुड़ा हुआ था। जनरल नासिर जंजुआ को उन्होंने नैब के ऊपर अमल दरामद का जिम्मेदार ठहरा दिया, वो बना दिया, और अगले ही दिन हमने ये देखा कि 11 अफराद की सज़ाए मौत के ऊपर जो है वो तौसीक कर दी गई। और एक नुक्ता जो नैब का यकीनन ये सबसे बड़ा नुक्ता है कि सज़ा याफ्ता जो मुजरिम हैं उनको सज़ा नहीं दी जाए, उस पर अमल दरामद नहीं हो रहा जो भी सज़ा है उनकी। तो अमल दरामद ही तो असल मसला है ना। वहाँ जैसी उनको ज़िम्मेदारी दी वहाँ अमल दरामद भी है, वो ज़िम्मेदारी भी है, सारी चीज़ें। एक अच्छा मैसेज नहीं जाता आपके ख्याल में? देखिए, ये दो इंसिडेंट जो है ना, दो मुख्तलिफ हैं। ऐसा नहीं है कि वो दोनों एक दूसरे से कोरिलेटेड हैं। नासिर जंजुआ साहब को जो सरबराही दी गई है नेशनल एक्शन प्लान के जो 20 नुकात हैं, उसमें पहला नुक्ता ही यही है कि जिनको फांसी की सज़ा हो चुकी है उसके ऊपर अमल दरामद कराया जाए, और दूसरा नुक्ता ये है कि मिलिट्री कोर्ट्स की बनाई जाए। ये जो है, ये जो अदारा है, ये इसकी सरबराही जो है या उसकी कन्वीनरशिप जो है वो नासिर जंजुआ साहब को दी गई है। हमारा ख्याल ये है कि उनके साबका तजुर्बे की बुनियाद पे जो उन्होंने इस फील्ड में काम किया हुआ है उसके मद्देनज़र मुनासिब समझा गया कि उनको इसकी सरबराही दी जाए, ताकि नेशनल एक्शन प्लान के जो 20 नुकात हैं उनके ऊपर इफ़ेक्टिवली अमल दरामद करवाया जा सके। जहाँ तक 11 लोगों की फांसी की तौसीक है, वो तो एक रूटीन मैटर है। फांसी हुई अदालतों से, और जैसे मैंने पहले अर्ज़ किया कि पाकिस्तान आर्मी एक्ट के तहत उसकी तौसीक जो है आर्मी चीफ ने करनी है। अब वो फांसी कब होती है वो एक अलग इशू है, लेकिन ये दोनों चीज़ें अलग अलग हैं। हिस्सा ये नेशनल एक्शन प्लान का है। सर, तो नेशनल एक्शन प्लान पे जब सिविलियन हुकूमत या इनके बकौल जो भी वहाँ पे अथॉरिटीज़ हैं वो नाकाम हो गई, वो देख रहे हैं हम, उसके ऊपर अमल दरामद ही नहीं हो रहा। अब एक फ़ौजी को ज़िम्मेदार बना दिया कि आप इसके ऊपर अमल दरामद कराएं, और बेहतर परफॉर्मेंस आ जाती है उसके बाद, तो आप उनको क्रेडिट नहीं देंगे जो बेहतर परफॉर्मेंस दे रहे हैं? नेशनल एक्शन प्लान पर एज ए होल पूरे के पूरे 20 नुकात पर मुकम्मल तौर पे अमल नहीं हो रहा। यही तो इशू है ना, यही तो इशू है ना। क्यों नहीं किया आपने 2 साल? लेकिन उसके कुछ नुकात पे बहरहाल अमल हो रहा है। वो भी फौज कर रही है सर, उसमें भी ज़्यादातर फौज ही कर रही है। लेकिन फौज हमारे लिए एक बहुत काबिल एहतराम अदारा है। इसमें कोई शक नहीं कि मुल्क में जो दहशत गर्दी को जड़ से उखाड़ने के लिए फ़ौज की बड़ी खिदमात हैं। इसमें कोई शक नहीं कि बेशुमार लोगों ने जाम शहादत नोश किया है। इसमें कोई शक नहीं कि रेंजर्स और फ़ौज और दूसरी अस्करी अदारों ने बेशुमार कुर्बानियाँ दी हैं दहशत गर्दी के ख़ात्मे के लिए। लेकिन हमारा कहना ये है कि नेशनल एक्शन प्लान के ऊपर अमल दरामद होना चाहिए, और उसके लिए जो मुनासिब फ़र्द या शख्स हुकूमत की नज़र में अवेलेबल है उसको उसकी सरबराही देनी चाहिए। लेकिन बात यह है कि नेशनल एक्शन प्लान का जो नुक्ता है मिलिट्री कोर्ट्स का क़याम, वो नेशनल एक्शन प्लान में ही लिखा हुआ है कि वो 2 साल के लिए होगी। आइन में भी लिखा है 2 साल के लिए होगी, सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा कि 2 साल के लिए होगी। देखना यह है कि क्या 2 साल पूरे होने के बाद अब उनको मज़ीद एक्सटेंड किया जाए
या वापस हम जो नॉर्मल कोर्ट्स ऑफ लॉ हैं उसकी तरह रुजू करें। उसके लिए आपको फैक्ट्स एंड फिगर्स को कंपेयर करना पड़ेगा। जहाँ तक एग्जेक्टिव की बात है, यासीन साहब ने कहा कि जी वो फांसी की सज़ा पे अमल दरामद कराना एग्जेक्टिव का काम है, बिल्कुल है, लेकिन अगर एग्जेक्टिव ने अमल दरामद इससे पहले नहीं किया तो नेशनल एक्शन प्लान आने के बाद कई लोगों को, कई मुजरमों को जिनको फांसी की सज़ा हुई थी उनको फांसी की सज़ा दी गई। यहाँ इस बात को भी ज़रा सा पेश नज़र रखना होगा कि पाकिस्तान दुनिया में आइसोलेट नहीं हो सकता। इंटरनेशनल लेवल पे यूरोपीय ममालिक की तरफ से और बहुत से ममालिक की तरफ से ये प्रेशर भी पाकिस्तान पर था कि सज़ाए मौत को ख़त्म किया जाए। ये बात भी ज़हन में रखनी चाहिए। उस प्रेशर के बावजूद अब पाकिस्तानी हुकूमत ने, एग्जेक्टिव ने कई लोगों को फांसी दी है, फांसी की सज़ा पे अमल दरामद हुआ है, और जिनके और कोई केसेस चल रहे हैं मैं समझता हूँ उनको भी फांसी दी जाएगी। तो फांसी तो जो एग्जेक्टिव है वो भी अब दे रही है, वो भी दे रहे हैं। बीइंग ए लॉयर सर, आप तो कानूनदान हैं, आप समझते हैं, और सारी दुनिया में ये किसी न किसी शक्ल में सज़ाए मौत मौजूद है। उसके तरीके अलग उन्होंने डिफरेंट कर लिए, कहीं वो उम्र कैद की सज़ा देते हैं, लेकिन वो भी ऐसा ही होता है कि जैसे आपने ज़िंदगी से किसी को दूर कर दिया हो। लेकिन अमेरिका जैसे मुल्क में सज़ाए मौत उसी तरीके से मौजूद है, पाकिस्तान में मौजूद है, इंडिया में मौजूद है और बहुत सारी ममालिक में मौजूद है। आपके ख़्याल में सज़ाए मौत एक जायज़ तरीका है, एक माकूल तरीका है किसी मुजरिम को सज़ा देने का, या उम्र कैद के ऊपर कन्वर्ट हो जाना चाहिए? देखिए, बात यह है कि हर मुल्क के अपने कवानीन हैं और दुनिया के सबसे ज़्यादा डेमोक्रेटिक कंट्री जो हैं वहाँ भी सज़ाए मौत का कंसेप्ट अपनी जगह पे मौजूद है। तो मैं ये समझता हूँ कि इन्हीं ऑफेंस के लिए ऐसे कवानीन का होना बिल्कुल होना चाहिए, सज़ाए मौत होनी चाहिए। एक चीज़ की मैं वजाहत कर देना चाहता हूँ, जो बार बार आप कहते हैं कि चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ने तौसीक कर दी सज़ाए मौत की। हमारे यहाँ भी जो कानून है उस कानून के मुताबिक ये होता है कि जब सेशन जज प्रेसिडेंट करता है, नहीं सेशन जज जब सज़ा देता है या कोई एटीसी कोर्ट का सज़ा देता है तो उसकी तौसीक हाई कोर्ट करती है। अगर आप अपील में नहीं जाते, अपील में अगर जाएंगे तो प्रेसिडेंट का, अगर वो नहीं जाते तो तौसीक पहले हाई कोर्ट करेगी, लेकिन मुलज़म अगर अपील में चला जाता है तो वो फिर अपील होगी। लेकिन उसके बाद एक अपील का राइट आपने और मुलज़म को दे दिया, सुप्रीम कोर्ट का। ठीक है, मिलिट्री कोर्ट का आपने ये राइट ना तो हाई कोर्ट को दिया ना सुप्रीम कोर्ट को दिया, आपने वो मामला ख़त्म कर दिए। और मिलिट्री कोर्ट ने जो ही सज़ा दी वो मामला चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ के पास गया, उन्होंने तौसीक की और मामले को ख़त्म कर दिया। यही वजह है कि बार बार ये एक बात की निशानदेही कर रहे हैं। आपका अपने मुल्क में दहशतगर्दी ख़त्म करने के लिए अगर किसी दहशतगर्द को पकड़ा है, स्पॉट से पकड़ा है, या उसके साथ जो है वो धमाका खेज मवाद बरामद हुआ है, उसके घर से बरामद हुआ है, उसके साथ बरामद हुआ है, और वो बहुत सारी एक्टिविटीज़ में माजी में मुलव्वस भी रहा है, सारी एजेंसीज उसके हवाले से रिपोर्ट कर रही हैं कि हाँ ये आदमी इसमें मुलव्वस था। अब जब सारी चीज़ें साबित हो गई तो फिर आप उसको अपील का एक हक देते हैं। आप सर आप क्या इस तरह से किसी तरीके से उनको प्रमोट नहीं कर रहे, प्रोटेक्ट नहीं कर रहे आप अपने कानून में? अपील का हक दुनिया के किसी भी मुल्क में चले जाएं, हर शहरी को अपील का हक हासिल है। हमारे यहाँ सर मिलिट्री कोर्ट्स में यही तो डिफरेंस है ना कि वो ये देखते हैं कि ये साबित शुदा केस है, इसके खिलाफ सारा जुर्म साबित हुआ है, इसको स्पॉट से पकड़ा है, ये वीडियोस, ये क्लिप्स मौजूद हैं, उसको सज़ा होनी चाहिए, इसकी अपील का हक नहीं होना चाहिए। इसके लिए आप जब अपील का हक देते हैं तो आप किसी हद तक उसको एक रिलैक्स दे देते हैं कि नहीं? इसके लिए एविडेंस एक्ट का जो तरीकाकार है वो अपनी जगह पर मौजूद है। आपको अदालत में जब अपना केस का चालान पेश करते हैं तो जब अदालत में जाके अपने केस को साबित करेंगे तब अदालत सज़ाए मौत देगी। अदालतों का काम ये नहीं है कि कोई एविडेंस हो नहीं, मीडिया ट्रायल हो रहा हो, मीडिया पे आ रहा हो कि मवाद भी मिल गया, एजेंसियों ने कहा हो कि हमने ये रिकवरी भी कर ली, तो रिकवरी मशीर जो होता है जब तक जाके कोर्ट के अंदर ये इस बात की तस्दीक नहीं करता कि ये चीज़ें मेरी मौजूदगी में रिकवर हुई हैं, उसकी तस्दीक नहीं कर देता, उसके इंडिपेंडेंट एविडेंस उसको कॉर्बोरेट नहीं करती, उस वक्त तक आप किसी को सज़ा नहीं दे सकते। कानून इस बात की इजाज़त नहीं देता। जब कानून आपको इस बात की इजाज़त नहीं देता तो यही वजह है कि आपने अपने आइन के अंदर खुद अमेंडमेंट की और आर्टिकल 10A का इजाफा किया कि फेयर ट्रायल का मौका पाकिस्तान के हर शहरी को मिलना चाहिए। अच्छा सर, आपसे उस फेयर ट्रायल के चक्कर में, यानी एक फेयर ट्रायल का मौका आप दे रहे हैं, उसमें मुजरिम जो है उसको पता है कि मैंने किया ये, और वो बाहर निकलते वक्त, कोर्ट से बाहर निकलते ज़मानत हो जाती है उसकी, बाहर निकल के कहता है फिर करूँगा, या अगर उसको जेल भेज देता है जज तो फिर वो कहता है मैं फिर करूँगा बाहर निकल के, तो इसका मतलब है कि उसके ऊपर जुर्म साबित नहीं हो, और वो सज़ाए मौत अगर होती है तो वो सज़ाए मौत से निकल के आ जाता है किसी तरीके से आपके सिविलियन लॉज में।
तो कहीं कानून में कोई कमी मौजूद है या वकीलों का कोई गेम होता है कि वो इधर भी हैं इधर भी हैं, क्या मामला कैसे कि उनको सज़ा नहीं हो पाती? देखिए, बात यह है कि किसी भी मुलज़म को जब गिरफ़्तार किया जाता है और उसका केस चालान किया जाता है, तो ये ज़रूरी नहीं है कि हर गिरफ़्तार होने वाला आदमी वाक़यतन हकीकतन उस जुर्म में मुलव्वस हो। ऐसे वाक़यात भी होते हैं कि जिसमें बेगुनाह लोगों को उस मामले में मुलव्वस कर दिया जाता है। लेकिन फिर 10-10 साल 5-5 साल 8-8 साल केस क्यों चलता है? अगर वो बेगुनाह है, जज के सामने एविडेंस अगर नहीं आ रहे हैं तो उसको छोड़ दे, एविडेंस आ रहे हैं तो उसको सज़ा दे दे, क्यों ये सज़ा नहीं हो पाती है? देखिए, 10-10 साल तो अब केस नहीं चलते, लेकिन बहरहाल अगर किसी केस में कोई डिले होती है तो उसमें कोई ना कोई वजूहात होती हैं। ऐसा नहीं है कि हर केस जो है वो 10 साल तक चलता रहता है। ये बात आज के हिसाब से सही नहीं है। अभी हमने कई स्पेशल कोर्ट्स इस आइन के तहत बनाई हुई हैं जिसमें बहुत जल्दी फ़ैसले होते हैं, उनकी अपीलों के फ़ैसले भी जल्दी होते हैं। ये 8-8 10-10 साल वाले सारे केस इतना अरसा नहीं लेते। अगर कोई केस डिले होता है तो उसमें कोई ना कोई वजूहात होती हैं जिसकी वजह से डिले करता है। नंबर 1 वजूहात तो होती है ना, कोई ना कोई उसके अंदर नुक्ता तो निकाला जा सकता है ना। कानून है, कानून में आप 10 नुक्ते निकाल लीजिए। एक चीज़ को, अभी एक गिलास है, गिलास को साबित कीजिए गिलास नहीं है, उसके लिए भी 10 नुक्ते हैं। साबित कीजिए गिलास है, उसके लिए भी 10 नुक्ते हैं। तो वो नुक्ते तो वकील का काम ही है कि नुक्ते निकालना है उसने। देखिए, बात नुक्ते निकालने की नहीं है, बात कानून की हुक्मरानी की है। हम स्टोन एज में नहीं जा सकते वापस। हमें अपनी ज़िंदगी को गुजारने के लिए किसी न किसी कायदे कानून की ज़रूरत है। इसी तरह किसी को सज़ा देना या किसी को बरी करना, उसके लिए भी किसी न किसी कानून की ज़रूरत है, किसी ज़ाब्ते की ज़रूरत है। आखिरी बात सर, वक्त खत्म हो गया। क्या कानून के लिए माशरा होता है या माशरे के लिए कानून होता है, क्या आपकी नज़र में? देखिए, माशरे जो हैं उनको चलाने के लिए कानून बनाए जाते हैं। माशरे के लिए होता है ना कानून। कानून माशरे के लिए अब अगर कानून के लिए माशरा बन जाए तो वो तो ठीक नहीं होगा। सर आखिरी बात है जी, क्या आखिरी बात? मैं यही पूछ रहा हूँ, कानून के लिए माशरा है, माशरे के लिए कानून? माशरा कब बनता है? माशरा तो तभी वजूद में आता है जब आप अपने उस सिस्टम को चलाने के लिए कवानीन बनाते हैं और तरीक़ेकार को आगे बढ़ाते हैं। ऐसा नहीं होता कि आप अपनी मनमानी करेंगे और जो जी जहन में आएगा वही करके दे देंगे। बहुत शुक्रिया। आपको कानून की पाबंदी करनी है हर हालत। बहुत शुक्रिया यासीन आज़ाद साहब, जनाब खालिद साहब। शुक्रिया। नाज़रीन, गुफ्तगू आप तक पहुँच गई। मैं इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफ़िज़।